फ्रेंड्स, मैं संदीप पांडे एक बार पुनः आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राज्य के कार्य चैप्टर के अंतर्गत उदारवाद टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राज्य के कार्य के संदर्भ में मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वह उदारवाद, समाजवाद, लोक कल्याणकारी राज्य और आधुनिक राज्य के कार्यों के संदर्भ में हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज इस चैप्टर का पहला टॉपिक उदारवाद का सिद्धांत है। इस उदारवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानेंगे कि यह उदारवादी विचारधारा क्या है। थोड़ा सा हम इसके पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे कि मध्य युग के इतिहास में जहां ईसाईयत हावी थी, यूरोप में धर्म के आड़ में लोगों को डराने धमकाने का कार्य किया जाता था और उनके अंदर एक अंधविश्वास का बढ़ावा दिया जाता था। उस समय उस 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक यानी लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस 1000 के वर्ष में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं दी गई। इसे दो तलवारों के सिद्धांत के नाम से भी जाना गया है। एक तलवार आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक और दूसरा तलवार धार्मिक सत्ता का प्रतीक रहा है। राजा और पोप के बीच में द्वंद्व सदा चलता रहा। तो उससे उबर कर उससे बाहर जब 1469 में मैकियावली का जन्म होता है तो मैकियावली को आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में हम स्वीकार करते हैं और नव जागरण काल का प्रादुर्भाव होता है। तो 17वीं और 18वीं सदी में जब स्वेच्छाचारी शासन जबरदस्त रूप से लोगों के ऊपर हावी था, नागरिकों के ऊपर हावी था, उसके विरोध स्वरूप उसके विरुद्ध इस उदारवादी विचारधारा का आविर्भाव होता है। और इसमें हम उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें मानते हैं इस सिद्धांत के अनुसार कि अब हम पुरातन व्यवस्था जो यूरोप में धर्म की आड़ में लोगों को डराने धमकाने का कार्य किया जाता था उसके खिलाफ एक आवाज उठती है और उसे ही उदारवाद कहा जाता है। यह उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची कह सकते हैं और यह तमाम विचारों का सम्मिश्रण है। इस उदारवादी सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं कि ये जो मुख्य रूप से जो इसके सिद्धांत हैं उसमें प्रमुख रूप से पहला है कि मानवीय विवेक में आस्था। जैसा कि उस यूरोप में पहले हम अपने मानवीय विवेक का कोई अस्तित्व नहीं था, जिस पैमाने में हमें ढाला गया था कि आपको इस धर्म के आड़ में लोगों को जो डराया जाता था, धमकाया जाता था कि व्यक्ति मरता है, उसका फिर पुनर्जन्म होता है, क्या क्या होता है, इसलिए पूर्ण रूप से धर्म को स्वीकार करना ही करना है। इस विडंबना से हम ऊपर निकलते हैं और इस उदारवादी धारणा के अनुसार मानवीय विवेक में आस्था यानी मानव अपने विवेक के आधार पर कार्य करता है, वह अपनी बौद्धिकता के आधार पर कार्य करता है, उचित और अनुचित के बीच भेदभाव क्या है इसको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय विवेक में आस्था को स्वीकार करते हैं और विवेक के आधार पे, बुद्धि के आधार पे व्यक्ति कार्य करता है। दूसरा है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। परंपराओं के आधार पे जो पुरातन काल से चली आ रही थी, हम उस परंपरा के आधार पे कार्य नहीं कर सकते बल्कि इतिहास और परंपराओं का विरोध करते हैं। यदि व्यक्ति के उन्नति में, व्यक्ति के प्रगति में ये परंपरा और इतिहास बाधा उत्पन्न कर रहा है तो हमें इसकी तिलांजलि देनी होगी, इससे ऊपर उठना होगा। तो ये उदारवादी विचारक इन परंपराओं और इतिहास का विरोध करते हैं और नवीन विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट, मानव स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। मानव क्या है? स्वतंत्र है। व्यक्ति
जन्म लेता है तो जन्म लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वतंत्रता भी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। और स्वतंत्र रूप से वह क्या है, मानव स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास है कि व्यक्ति के ऊपर राज्य का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण और किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यक्ति साध्य है तथा समाज व राज्य साधन है। उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति क्या है, साध्य है, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु, व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए समाज को साधन के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति साध्य है, यानी व्यक्ति क्या है, उसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास। नेक्स्ट है, समाज व राज्य कृत्रिम संगठन। उदारवादियों का मानना है कि समाज और राज्य क्या है, मानव निर्मित संस्था है। यह, जैसा कि पूर्व चैप्टर में हम लोगों ने राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें ईश्वरकृत संस्था, समझौते के आधार पे, या शक्ति सिद्धांत पढ़े थे मानवकृत, तो ये भी उदारवादी विचारक मानते हैं कि राज्य और समाज क्या है, एक मानवकृत संस्था है, यानी यह एक कृत्रिम संगठन है, ईश्वर द्वारा बनाया गया संस्था नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। ये उदारवादी कहते हैं कि अचानक से राज्य रूपी संस्था का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसके पूर्व में, जैसा कि संविदावादी विचारक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का प्रतिपादन किया है, तो ये उन प्राकृतिक अवस्था का समर्थन करते हैं और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर। ये उदारवादी विचारकों के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य को सभी धर्मों का समान आदर करना है और किसी व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म को थोपा नहीं जा सकता, या किसी धर्म को मानने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन इन उदारवादियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध। इस सिद्धांत का प्रारंभ ही शासकीय स्वेच्छाचारिता के खिलाफ ही हुआ है, विरुद्ध हुआ है। तो इन शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करते हैं कि सामंतों, पूर्व में उस यूरोप में या उस ईसाईयत काल में सामंतों द्वारा आम नागरिकों पे जबरदस्ती किया जाता था, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता था, वह उनके ऊपर दबाव बनाने का कार्य करते थे। तो इस स्वेच्छाचारिता से उबरना है और इस स्वेच्छाचारिता का विरोध ही उदारवाद का सहायक है। और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन, इस स्वेच्छाचारिता का विरोध, और उनके अनुसार कि कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि विशेष क्या है, कानून है, और यही कानून सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। यही कानून क्या है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, यानी कोई उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, यदि दोनों के द्वारा समान अपराध किया गया है तो दंड में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून की समानता होनी चाहिए, यानी कानून सबके लिए समान है, व्यक्ति विशेष नहीं है, विशेष क्या है, कानून है। एंड द लास्ट, लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन। ये उदारवादी विचारक लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, और लोकतंत्र का लक्ष्य क्या है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता पूर्वक हम अपना कार्य करें, किसी प्रकार का किसी भी आधार पे कोई भेदभाव न हो, और आपसी भेदभाव मिटा के राज्य के विकास में या राज्य में सबकी समान सहभागिता होनी चाहिए। तो ये उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं। अब हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों के बाद राज्य के उदय, राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में उदारवाद को देखेंगे कि राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में, राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में, कार्य के संबंध में
उदारवादी दृष्टिकोण या उदारवाद। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इसका मूल सिद्धांत ही क्या है? स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की स्थापना। प्रोफेसर हाबहाउस ने दो तरह की राज्य के उद्देश्य और कार्यों के संबंध में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक है परंपरागत विचारधारा और दूसरा है आधुनिक विचारधारा। तो पहले हम परंपरागत विचारधारा का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर हाबहाउस के अनुसार परंपरागत विचारधारा के आधार पे 9 सिद्धांतों और 9 विचारों को बताया गया है। उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के ऊपर स्वेच्छाचारी शासन या किसी भी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होनी चाहिए, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति यदि स्वतंत्र रूप से पैदा होता है तो उसे अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी के ऊपर वह निर्भर न रहे। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी तात्पर्य यही है कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी विचरण कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। उसके किसी भी कार्य में राज्य या समाज का कोई हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। तीसरा है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि पूर्व में उस ईसाईयत काल में, उस यूरोपियन में कि सामंतों द्वारा आम जन पे मनमानी रूप से कर लगाने का कार्य किया जाता था, लेकिन इस उदारवादी सिद्धांत के उदय के बाद ऐसा विचार दिया गया कि आम जन बिना अपने प्रतिनिधियों के सहमति से सामंतों द्वारा लगाए गए मनमानी कर का देय नहीं करेंगे, यानी उसको नहीं चुकाएंगे जब तक कि वह अपने प्रतिनिधियों के सामने इस बात को रख नहीं लेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब तक प्रतिनिधियों द्वारा न कहा जाए कि आपको कितना टैक्स देना है, कितना कर देना है, तब तक ये उन सामंतों द्वारा लगाए गए कर की अदायगी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पारिवारिक स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि विशेषकर विवाह या संपत्ति के मामले में पुरुषों के समान ही स्त्रियों को भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जातीय से तात्पर्य है कि जातिगत आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जातीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी होना चाहिए। सामाजिक स्वतंत्रता, इसके बाद आते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है कि धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान होना चाहिए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता। अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता की भावना नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व में शांति का माहौल स्थापित होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित करने का और निर्वाचित होने का अधिकार मिलना चाहिए और कोई भी पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए, यानी मत देने का अधिकार और पुनः स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। नवा है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन हेतु या अपनी आर्थिक समृद्धि हेतु कोई भी रोजगार, कोई भी व्यवसाय कर सकता है। उसके ऊपर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
ये परंपरागत विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा के संबंध में थॉमस हिलग्रीन ने 19वीं सदी में अपना विचार दिया, जो आधुनिक उदारवाद के संबंध में ऐसा कहा गया कि टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिलग्रीन इस संबंध में कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य को व्यक्ति का नैतिक विकास करना चाहिए, लेकिन यदि पूर्ण रूप से राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा है उसका नैतिक विकास, तो कम से कम व्यक्ति के नैतिक विकास में जो बाधाएं आती हैं, जैसे शराबखोरी है, भीख मंगापन है, दरिद्रता है, बेरोजगारी है, इनको राज्य को दूर करना चाहिए। और 19वीं सदी के बाद जन कल्याणकारी राज्य का नींव डालने के रूप में थॉमस हिलग्रीन को याद किया जाता है कि 19वीं सदी के बाद जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक राज्य को नैतिक संगठन बनाने में थॉमस हिलग्रीन की महती भूमिका को स्वीकार किया गया है। इसके बाद कुछ आलोचक इस सिद्धांत का, उदारवादी सिद्धांत का आलोचना करते हैं। इस आलोचना के संदर्भ में ये आलोचक कहते हैं कि इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व नहीं, कि इस उदारवादी सिद्धांत में इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है। कहीं न कहीं यह आवश्यक है कि हम विकास के क्रम में पूर्ण रूप से अपने इतिहास और परंपराओं को नकार नहीं सकते हैं। वर्तमान में हम जहां खड़े हैं, इसमें भी कहीं न कहीं उन परंपराओं और इस इतिहास के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये आलोचक कहते हैं कि ये उदारवादी विचारक परंपरा और इतिहास की पूर्ण रूप से तिलांजलि दे देते हैं, यह ठीक नहीं है। इतिहास और परंपराओं को पूर्ण रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे बिंदु में आलोचक कहते हैं कि राज्य को कृत्रिम मानना अनुचित है, कि राज्य को कृत्रिम मानना अनुचित। जैसा कि उदारवादी दृष्टिकोण में हम लोगों ने अध्ययन किया है कि ये उदारवादी विचारक राज्य को मानवकृत संस्था मानते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह राज्य क्या है, मानवकृत न होकर एक शाश्वत और एक नैतिक संस्था है जो निरंतर विकास का परिणाम है। अतः इसे कृत्रिम और मानव निर्मित नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट में आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति को प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता का माहौल पैदा कर देगा। जैसा कि उदारवाद में क्या कहा गया है कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तो ये आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति को प्राप्त पूर्ण स्वतंत्रता अराजकता का माहौल पैदा कर देगा, अराजकता का माहौल पैदा कर देगा। कहीं न कहीं यह सत्य प्रतीत होता है कि यदि व्यक्ति के ऊपर से सभी नियंत्रण को हटा दिया जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कानूनी अंकुश न रह जाए, कोई दबाव न रह जाए, राज्य का कोई हस्तक्षेप न रह जाए, तो कहीं न कहीं यह संभावना बना रहेगा कि यह व्यक्ति अराजक हो जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। तो स्थिति ऐसी आएगी कि एक अराजकता का माहौल उभर कर सामने आएगा कि किसी से कोई डर नहीं, कहीं कोई कानून नहीं, कहीं कोई नियंत्रण नहीं, तो इस अराजकता के माहौल में व्यक्ति रहेगा। अंत में आलोचक कहते हैं कि मार्क्सवादियों की नजर में यह पूंजीवाद का सहायक है, मार्क्सवादियों की नजर में। बाकी विचारधारा के बाद जो मार्क्सवादी विषय क्या कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि यह पूंजीवाद का समर्थक है, पूंजीवाद का समर्थक है। यह कहा गया है कि यदि राज्य के समाजवाद और पूंजीवाद के खिलाफ यदि इस सिद्धांत के आविर्भाव को हम स्वीकार करते हैं, तो कहीं न कहीं मार्क्सवादी और फांसीवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो उपरोक्त विचारधाराएं हैं, इस आधार पे हम देखते हैं तो उदारवाद क्या है, पूंजीवाद का
समर्थन कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्य के कार्य का दूसरा पक्ष समाजवाद का अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।